हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? फाइन, गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में वीडियो के इस चैप्टर का जो पार्ट थर्ड था उसमें हम लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कहा था कि कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांस आते हैं जहां सेकंड लॉ एक एजम्पशन लेके चलता है कि एजम्पशन लेके नहीं चलता है, उसमें एम को कांस्टेंट बनाया था हम लोगों ने। लेकिन जब एम कांस्टेंट हर जगह नहीं रहता, कहीं कहीं ये फेल कर जाएगा। तो कौन सा ऐसा सेकंड लॉ है जिसमें हम मान लें कि ऑलवेज वैलिड होगा, उसको आज डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले जरा हम बता दें, ये पार्ट थर्ड का ये सेकेंड पार्ट लेके चल रहे हैं। पार्ट थर्ड को फर्स्ट मानिएगा और इसको जो आज हल्का सा अपग्रेड है 11th में भी काम आएगा और 9th 10th के स्टूडेंट के भी काम आएगा। तो इसको हमने थर्ड का सेकेंड पार्ट दिया हमने। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेकेंड लॉ में हम लोगों ने देखा था न्यूटन के कि कोई क्रिकेटर बैट्समैन बॉल को मारता है और फील्डर उसको कैच करने की कोशिश करता है, तो कैच करते समय अपने हाथ को ऐसे पीछे करता है। ऐसा क्यों करता है, इस चीज का हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो टाइम ड्यूरेशन को वो बढ़ा रहा है। इसका जिस वेलोसिटी से वो बॉल आ रही है उसका करस्पॉन्डिंग टाइम को बढ़ा रहा है। इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब टाइम बढ़ेगा उसका, तो वो जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होकर के जीरो की तरफ आने लगेगी, जीरो हो भी जाएगी बाद में चल के। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो इम्पैक्ट टक्कर का रेशियो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब टक्कर की रेशियो कम होगी तो इसका मतलब कि जो मोमेंटम है उस बॉल का, जो मोमेंटम जिस फोर्स को लेकर बॉल आ रही है उसमें कमी आ जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखा था हम लोगों ने कि तब एक फोर्स स्टेब्लिश हो जाता है। जिस फोर्स से वो आ रही है, जिस मोमेंटम से, तो उसको पीछे कर देंगे तो हमारा फोर्स, उसका फोर्स टेंड्स टू जीरो हो जाता है, हमें चोट कम लगती है, वो हम उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और अब ये भी देखा था हम लोगों ने स्टूडेंट, हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था F इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम। इसमें अगर मान लो ये भी देखा था कि अगर हम u को v कर दें, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v के यानी कि फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो देन क्या होगा, फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन, या यही तो रेस्ट पोजीशन कहलाता है, यह भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि F इक्वल टू, हम लोगों ने यह भी देखा था F इक्वल टू m इंटू ए, न्यूटन के सेकंड लॉ में। अब हम कोशिश करेंगे देखने के लिए कि क्या यह हमेशा सही है, तो अपग्रेडेड वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको मिटाता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इसको बताने का। चलिए देखा जाए ध्यान से तो हम जानते हैं कि जो मेरा मोमेंटम होता है वो रेट ऑफ जो चेंजेस होता है, जो हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स अप्लाइड का। क्या मैंने कहा कि रेट चेंज मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ये हम लोगों ने सेकंड में भी डिस्कस किया था, ये फोर्स अप्लाइड के इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस पे जरा डिस्कस करते हैं कि क्या मेरा F इक्वल टू ए में हमेशा ए अप्लाई होगा कि कहीं फेल भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ध्यान से देखिए, मैंने कहा रेट चेंज, इसी पे सारा खेल है। क्या इस पे सारा खेल है कि इसको अगर ध्यान से देखो तो फोर्स इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद करस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम। बात वही निकली। अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये mv ही तो है, कोई डाउट इसमें, ये क्या है, ध्यान से देखो तो ये mv ही तो है। अगर इसको ध्यान से देखो, हाँ चलिए ध्यान से देखो, ये mv ही तो है। तो इसमें हमें क्या करना है कि मान लो, ये हम लोगों ने भी देखा था कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये इनिशियल u वेलोसिटी से चलता है और यहां आकर के t टाइम में यहां पे आकर पहुंच जाता है, ये v वेलोसिटी अचीव करके यहां पे पहुंच जाता है, तो फोर्स
तब तक लगता रहा जब तक वेलोसिटी चेंज हुई, यानी कि जब तक वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी तभी तक रहेगी जब तक कि फोर्स लगेगा, वेलोसिटी तभी तक रहेगी जब तक कि फोर्स लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो u v दोनों बराबर हो जाएंगे और फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कि जब फोर्स जीरो हो गया तो उसकी वेलोसिटी मूवमेंट जीरो। ठीक है, ये बात तो लगभग पुरानी हो गई। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने देखना है बेसिकली कि F इक्वल टू एम ए क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम आते हैं पुराने सिनेरियो पे। क्या सिनेरियो पे आते हैं? एक पुराने सिनेरियो पे आते हैं और उसी से हम प्रूफ करेंगे। लिखते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए। ये बात थी पुरानी की पुरानी। अगर इसको मैं यहां से एक्सेलरेशन को हटा दूं तो v माइनस यू कर दूं तो कोई शिकायत, और t के करस्पॉन्डिंग कर दूं तो और बात लाजवाब हो जाती है। तो स्टूडेंट, इसमें m को हम लोगों ने कांस्टेंट माना था, ये मैं कई बार फोकस किया था। ठीक है, लेकिन सेकेंड लॉ इसकी बात ही नहीं करता। मान लो हम लोगों ने ये भी देखा था कि P इक्वल टू एम वी, ठीक है, इसी से आया था, या ये पहले आया था उसके बाद ये आया था। बेसिक अगर देखो कि P इक्वल टू एम वी है, एम को हम लोगों ने माना था कि एक कांस्टेंट पोजीशन में होगा, तो हमारा मोमेंटम इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बात हम लोगों ने देखा था, ये जग जाहिर है। स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझना, न्यूटन का सेकेंड लॉ इसकी बात ही नहीं करता, अगर ध्यान से देखो तो, ध्यान से समझो, अपने बुक को पढ़ो केयरफुली। तो करता क्या है, ये तो इसकी बात करता है कि भाई F इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, चेंजेस इन मोमेंटम, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसकी बात करता है। तो अगर मान लो, ध्यान से देखो, और ये जो हमारा P है ये एम वी की बात करता है, यही है ना। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एम कांस्टेंट कर दूं इसी फार्मूला में, अगर एम को हम कांस्टेंट कर दें तो ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान समझना, F इक्वल टू एम वी बन जाएगा। ठीक है, अगर ये जो मैंने दो बनाया था, U से चलता है और V को पहुंचता है, इन दोनों का m है, तब तो हमारा यही बन गया। लेकिन अगर इसका मास m1 है, इसका मास m1 है, कोई दो ऑब्जेक्ट को लेकर हम चले साथ साथ और फोर्स निकालने, मोमेंटम निकालने की बात करें, तब तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ये जो F इक्वल टू एम वी है, अब F इज नॉट इक्वल टू एम वी होगा। ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, रॉकेट साइंस की बात करते हैं। कैसे रॉकेट साइंस की बात करो, मान लो एक रॉकेट उड़ता है, ठीक है, एक रॉकेट है, अगर ऐसे उड़ता है और इसमें से कुछ फ्यूल्स निकलते हैं, ठीक है, मान लो एग्जॉस्टेड, ठीक है, इसके गैस एग्जॉस्ट कर दी इसके, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ इस तरह से आप रॉकेट चलता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इसके फ्यूल का कंबशन होगा, फ्यूल इसका टैंक में भरा है रॉकेट के, तो जैसे इससे फ्यूल जलेगा और गैसेस निकलेगी, वैसे वैसे इसका मास लेस होता जाएगा, वजन कम होता जाएगा। मान लो पहले बिफोर इग्नाइटिंग द रॉकेट, उड़ने से पहले अगर इसका मास m1 है, तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम इसका मास m2 हो जाएगा, यानी कि जो m2 होगा वो लेस देन m1 होगा। कोई बात नहीं, हल्का होने लगेगा। तो जब ऐसा होने लगेगा कि मास चेंज होने लगेगा, तो क्या F इक्वल टू एम वी लागू होगा? नहीं होगा। देखो, आइटम एक ही है रॉकेट, इसका मासेस कभी कम होता जाएगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट का मासेस कंटिन्यूअसली चेंज होता जाए, तब तो ये हमारा ये फेल कर गया फेल ना। तो क्या कुछ ऐसा भी है क्या जो हमेशा सही हो, ऑलवेज करेक्ट हो? चलिए देखते हैं कैसे। आइए, तो बात हमने किया कि जो फोर्स है हमने बात किया कि जो फोर्स है वो चेंजेस इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो मोमेंटम में चेंजेस आता है। उसको दोनों का अगर हम रेशियो निकाल दें तो मोटा मोटी को ये फोर्स है। चलिए, तो कैसे है, यहीं पे हमारे पास आ जाता है कि क्या
ये जो मैंने लिखा ये सही है? हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसी में डिराइव करने की कोशिश करेंगे, तो ये ऑलवेज करेक्ट, या मैं कहूं ये ऑलवेज वैलिड, ये ऑलवेज वैलिड, यही वैलिड है। और जो मोशन न्यूटन का सेकेंड लॉ का सेंटीमेंट है, कोर सेंटीमेंट है, यही है F इक्वल टू mv की बात एग्जैक्टली वो नहीं करता, एग्जैक्टली यानी एक नहीं करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो नहीं करता, एग्जैक्टली इसकी बात करता है। ठीक है, जरा कैसे? तो अगर मैं कहूं कि क्या इसको कुछ डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा 11th लेवल पे लेके चलते स्टूडेंट, इसको हम फिर पढ़ाएंगे जब 11th का लेक्चर में स्टार्ट करूंगा तो बहुत डिटेल में आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में सेकेंड लॉ हमारा ये है और ये ऑलवेज वैलिड है। इसको डिफरेंशियल से भी कर सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं डिफरेंशियल से। कैसे सर बताओ? तो देखो ऐसे, बाय डिफरेंशियल मेथड, बहुत छोटा सा है, कोई दम नहीं है। हाँ स्टूडेंट, 10th वाले 9th वालों को थोड़ा तकलीफ देगा, डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में नहीं है। 11th वाले डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो उनको आसानी से समझ में आएगा, तो इसको 10th वाले न समझो कोई बात नहीं, समझना चाहो समझ लो, कोशिश करेंगे कि 10th वाले भी इसी पे समझ जाए। तो चलिए लिखते हैं कैसे। हमने बात की थी F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बात किया था हमने। क्या अगर देखा जाए तो ये P है, mv है, कोई दिक्कत, ये mv तो है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करने चलते हैं स्टूडेंट्स, तो हम d बाई dx की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वेरिएबल्स है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन हमें बताना होगा, थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं मैं। तो एक d बाई dx को ध्यान में रखो, डिफरेंशिएशन है, इसको आगे हम बताते हैं ये कैसे काम करता है और कैसे है। मैं ध्यान में रखूं कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने चले, किसको अगर हम इसको डिफरेंस करने चले, तो dp बाई ये dp अपान ये dt की बात करेंगे हम, एक p की बात करेंगे और एक dt की बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो p है हमारा mv है, यानी कि लिटिल चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम। इसका मतलब कि d बाई dx जो dp बाई dt है, जहां डिफरेंशिएशन लग जाता है, तो समझो कि दो वेरिएबल्स में बहुत कम का अंतर है, कम का चेंजेज है, यानी कि d लगा दिया मैंने, तो जो मोमेंटम है बहुत लिटिल चेंज है। अगर इसके पीछे हमने d लगा दिया, dt कर दिया, तो जो टाइम है उसमें बहुत ही चेंजेज है। अगर ऐसा है, अगर मोमेंटम में कम चेंजेज है, बहुत लिटिल चेंजेज है, टाइम में बहुत कम चेंजेज है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे लागू करेंगे। ठीक है, तो जरा देखो कैसे। तो dp बाई dt हमने कहा कि है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या? इसको मैं d बाई dt लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं? और मैं लिखूं, देखा जाए तो ये mv ही तो है, r मत समझना स्टूडेंट, ये v समझना। देखो मैंने dp जो p की जगह पे हमने a लिख दिया और d अपनी जगह पे है। ठीक है, तो कैसे आया ये, जरा हम आगे बढ़ते हैं। इस डिफरेंशिएशन को यहाँ पे प्रोडक्ट और एडिशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा। ठीक ना, बस सुन लेना, समझ लेना, 11th वाले समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो नहीं समझे होंगे तो और बढ़िया, मैं पढ़ाऊंगा फिर समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको जरा हम खोलते हैं। तो अगर इसको खोलेंगे ब्रेकअप, तो हम दो चीज मानेंगे। मान लो कि एक बार m वेरिएबल है और एक बार मानेंगे कि v वेरिएबल है। मान लो जब मैं मानूंगा कि v वेरिएबल है तो m कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मानूंगा कि मास वेरिएबल है तो v कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो d हम m dv अगर मान लो कि हमारा v वेरिएबल है तो m कांस्टेंट है, तो ऐसे में डिफरेंशिएशन करते थे तो m कांस्टेंट को पहले ले लेते थे m और d बाई dv कर लेते थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको करने जा रहे हैं। कैसे? एक बार मान लो कि m कांस्टेंट है, तो जब m हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो dv बाई dt, कैसे? m dv अपान dt। ठीक है, और प्रोडक्ट है तो प्लस लगा दें, ये पढ़ेंगे आगे चल के, इसलिए डोंट बॉदर अबाउट दिस। एक बार मान लें कि इसको कांस्टेंट बनाया, एक बार v को कांस्टेंट बना लीजिए, तो जब कांस्टेंट v हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन में पहले आ जाता है, तो v यहां आया है, तो अब हम क्या लिखेंगे? dm बाई dt। तो डिफरेंशिएशन dm अपान dt पर ध्यान समझो। एक बार हम इसको कांस्टेंट मान लिए तो v और t में रिलेशन सेटअप किया, एक बार हम
v को कांस्टेंट माने तो मासेज और dt में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर देखो तो यही तो हमारा एक फार्मूला है, ये फार्मूला है जो फोर्स का, ये ऑलवेज वैलिड, ये ऑलवेज वैलिड, थोड़ा सा आप लिख दो, ये ऑलवेज वैलिड है। ठीक है, तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ का सेंटीमेंट है असली में यही है। तो ये डिफरेंशियल से देखा हमने, कोई बहुत आपके लिए रिलेवेंट नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बात करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ, एक तो कंक्लूजन चलेगा, न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या है कि इस शेप में है और हमको क्वेश्चन कैसे करना, प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन कैसे करना है। 10th के स्टूडेंट्स 11th के एग्जाम लो, जो हमारा F इक्वल टू mv है, जो F इक्वल टू mv है या F इक्वल टू ma का लो है हमारा, तो इस पे मोर देन 95% क्वेश्चन, मोर देन 95% इसी पैटर्न के होते हैं। 5 से लेकर के 7% ऐसे क्वेश्चन हैं जो F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम चार्ज, इस पे आते हैं 5 से 7% क्वेश्चन, तो ज्यादातर इसी पे आते हैं। हमने ये बता दिया कि रेली में वो कहना क्या चाहता है, बार बार किसी मास को चेंज हो रहा हो, उसमें फोर्स का मोमेंटम निकालना हो, तो फार्मूला दिमाग में बार बार रखने की जरूरत नहीं है, एक रखो जो सब पे लागू हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, यही बताना था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो, आज का लेक्चर कैसा रहा, अगर पसंद आया स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, प्लीज सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करिए, शेयर भी करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल दबाइए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।